नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। डॉक्टर महेश कुरियाल को विशिष्ट सेवा सम्मान। दिमाग के बेहतरीन कारीगर हैं डॉक्टर महेश कुरियाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया सम्मान। डॉक्टर महेश कुरियाल को विशिष्ट सेवा सम्मान से नवाजा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको यह सम्मान दिया। दिमाग के बेहतरीन कारीगर हैं डॉक्टर कुरियाल। डॉक्टर महेश कुरियाल को विशिष्ट सेवा सम्मान मिला है और दिमाग के बेहतरीन कारीगर हैं डॉक्टर महेश कुरियाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महेश कुरियाल को सम्मानित किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया सम्मान। डॉक्टर महेश कुरियाल को विशिष्ट सेवा सम्मान से नवाजा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर महेश कुरियाल को सम्मानित किया है विशिष्ट सेवा सम्मान से। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रोड स्थित होटल में लोक प्रहरी संस्था द्वारा आयोजित उत्तराखंड के स्तंभ कार्यक्रम में समाज के कई क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में लगभग 1.5 दर्जन स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों ने देवभूमि के अनुरूप प्रदेश हित में मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए उनको भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं के सम्मान को प्रदेश की जनता का सम्मान बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोग समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री ने लोगों को सम्मानित किया और मुख्यमंत्री का भी वहां पर सम्मान किया गया है। वहीं उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए मजारों को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस की ओर से इसको लेकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने नहीं दिया जाएगा। ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित कर पहले उन्हें नोटिस दिया जा रहा है और अगर वो स्वयं अतिक्रमण हटा ले तो कार्रवाई करके उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं और कांग्रेस बेवजह की जो टिप्पणियां हैं, इस प्रकार की चीजें हैं, उनको अनावश्यक रूप से करते हैं। लेकिन हम जो भी काम करते हैं वो कांग्रेस को देखकर या किसी अन्य पार्टी को देखकर नहीं करते। हम तो राज्य के हित में जो यहाँ की धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की, योग की, इससे रक्षा हो, उत्तराखंड राज्य की रक्षा हो, वो काम हमने कहा है कि हम करेंगे। कि जहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण, कब्जा, इस प्रकार का एक अनावश्यक रूप से किया गया काम, मैं समझता हूँ कोई भी इसको वैध नहीं मानेगा। इससे विधिक रूप से हमने तय किया है कि सबको नोटिस देने के बाद उनसे कहेंगे कि स्वतः ही वो हटा लें। हमारा प्रशासन उनसे बात करेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पशुपालन विभाग ने केंद्रीय वित्त पोषित ए हेल्प योजना का शुभारंभ किया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों की पशु सखी के रूप में कार्य करने वाली महिला सदस्यों को ए हेल्प के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ए हेल्प यानी पशु सखी के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश में जानवरों की सुरक्षा
उनको उपलब्ध किए जाने वाले पौष्टिक आहार और जानवरों की स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत किए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित 24 पशु सखियों को ई हेल्थ किट देकर सम्मानित भी किया। केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारीगण आए थे उनका धन्यवाद करूंगा कि जो हमारे एएसएल यहाँ पे कार्यक्रम है, पशु सखी का एक कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड 3rd स्टेट है पूरे देश में जो इसको लॉन्च कर रही है। इसमें हमारी जो मातृशक्ति है समूह के माध्यम से उनको पशुपालन विभाग के साथ और ग्राम विकास विभाग के साथ जोड़ा जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे पशुओं को साइलेज की ट्रीटमेंट का, उनको वैक्सीनेशन का, इंश्योरेंस का, उनको ट्रेनिंग देके उनको हम उन जगहों पे उनका इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमारे पशुधन अधिकारी नहीं है। ई सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है हमारे राज्य में और भारतवर्ष के तीसरे राज्य के रूप में ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पशुपालकों और जो हमारे ई सखी के रूप में जो काम करने वाले हैं, सरकार के और पशुपालकों के बीच में समन्वय का काम करेंगे, संयोजन का काम करेंगे और जो बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजों को दूर करना है, उन सभी को दूर करने का काम, उन सभी के उपचार का काम करना। वहीं चारधाम यात्रा के लिए सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच पशुपालन विभाग की अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है। पिछली बार चारधाम यात्रा के दौरान काफी संख्या में घोड़े और खच्चरों की मौत को इस बार विभाग ने काफी गंभीरता से लिया है। इस साल केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल रास्ते पर घोड़े खच्चरों के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक हर 1 किलोमीटर पर घोड़ों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है और घोड़ों के आराम के लिए करीब 2000 की क्षमता का टीन शेड बनाया गया है। पिछली बार जब मैंने कार्यभार संभाला था तो चारधाम यात्रा के बीच में खबरें आई थी कि वहां पर घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो रही है और मैं स्वयं गौरीकुंड तक गया था। वहां पर सारे स्टेक होल्डर से मिला था, चाहे वो हमारे घोड़ा खच्चर के डंडी के जो इंजीनियर है उनसे मिला था, हमारे श्रद्धालुओं से मिला था, हमारे अधिकारी लोगों से मिला था और कुछ कमियां सामने थी। वहां पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था, आराम करने की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले हमने लगभग 16 समीक्षाएं बैठकें करी हैं। वहीं 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन मंत्री चंदन रामदास की अध्यक्षता में परिवहन विभाग के अधिकारियों और यात्रा में चलने वाली टैक्सी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। साथ ही पिछले साल हुई चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्था सामने आई थी उसको समय पर दुरुस्त करने के लिए परिवहन मंत्री ने अधिकारियों और टैक्सी एसोसिएशन को निर्देश दिए। आपको बता दें कि पिछले साल हुई यात्रा के दौरान कई यात्रियों की शिकायत थी कि निजी टैक्सी संचालक उनसे मनचाहा किराया वसूल रहे हैं, जिसको देखते हुए परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को एक मोबाइल नंबर जारी किया है और कहा कि जिस यात्री को कोई भी असुविधा होगी वे उस नंबर पर कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए भी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वे खुद निरीक्षण के लिए जाएंगे। इस दौरान कहीं भी उन्हें कोई कमी नजर आई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। चारधाम यात्रा के मात्र 10 दिन बचे हैं और विगत वर्षों की भांति इस बार भी अपने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ और जो हमारी मुख्य धारा में परिवहन व्यवसाय को चला रहे रोटेशन समिति के पदाधिकारियों के साथ जेएमओ, केएमओ, टैक्सी, मैक्सी जितने भी यूनियन हैं
उनके पदाधिकारियों के साथ हमारी आज संयुक्त बैठक है, क्योंकि चारधाम यात्रा में वाहन स्वामियों का सहयोग बहुत आवश्यक है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयानबाजी पर पार्टी आलाकमान ने संज्ञान लिया है। पार्टी आलाकमान ने वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया को प्रदेश में नेताओं के झगड़ों को सुलझाने के लिए पार्टी आलाकमान की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पीएल पुनिया 14 अप्रैल के बाद कभी भी देहरादून आ सकते हैं। आपको बता दें कि करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही पार्टी संगठन और बड़े नेताओं के बीच तनातनी लगातार बनी हुई है। वहीं पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट पार्टी की गुटबाजी पर नाराजगी जताई है। हाँ, सुना है। अभी समाचार पत्रों से पता लगा भी, ऑफिशियली कोई सूचना तो हमारे पास नहीं है कि वो आ रहे हैं, जांच करेंगे, किस चीज की जांच करेंगे। ये तो बहुत दिन से चल रहा है मामला को। आज ये नया मामला तो हमको कांग्रेस में चल रहा है अपनी मर्जी से। थोड़ा हाईकमान की ढेर रही कि धड़ेबाजी खत्म नहीं की, धड़ेबाजी को और बढ़ावा मिलता रहा। जो जिम्मेदारी जिनको दी वो भी कुछ न कुछ धड़े से मिलता। तो बहुत चिंताजनक स्थिति उत्तराखंड में कांग्रेस की हो रही। बड़ों का मान सम्मान नहीं, उनके अनुभव को कोई लाभ नहीं उठा रहे, और जो आ रहा बस नहीं सब कुछ ऐसे संगठन चलाता है। ये दुर्भाग्य गलत मैसेज उत्तराखंड में जा रहा। और पार्लियामेंट हमारे सामने है, नगर पालिका निगम के चुनाव हमारे सामने, लेकिन संगठन नाम भी कुछ चीज दिखा देते। बड़ा बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। पुनिया जी आ रहे, स्वागत है उनका। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो अब वही पता है, लेकिन कुछ न कुछ हो गया, अति हो गई मामले। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के झांसी से आ रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर। यूपी एसटीएफ ने किया अतीक के बेटे का एनकाउंटर। एनकाउंटर में शूटर गुलाम भी मारा गया। एनकाउंटर को लेकर अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर। झांसी में हुआ असद गुलाम का एनकाउंटर। असद गुलाम पर था 5-5 लाख का इनाम। एनकाउंटर को लेकर एसटीएफ एडीजी ने दिया बयान। इनके पास से हथियार बरामद हुए। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर। झांसी में हुआ असद गुलाम का एनकाउंटर। आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर कर दिया है यूपी एसटीएफ ने। झांसी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ है। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई की है और अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। वहीं शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। असद गुलाम पर था 5-5 लाख रुपए का इनाम। एसटीएफ के एडीजी ने बयान भी जारी किया और कहा कि इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर। झांसी में हुआ असद गुलाम का एनकाउंटर। असद गुलाम पर था 5-5 लाख रुपए का इनाम। एनकाउंटर को लेकर एसटीएफ एडीजी ने दिया बयान। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए। एनकाउंटर को लेकर एसटीएफ के एडीजी का बयान सामने आया है, जिन्होंने ये कहा कि इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर कर दिया है।
खबर देहरादून से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में देश भर में 300 से अधिक सीटें जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी लगभग 300 से अधिक सीटें जीतकर इतिहास रचेगी। इसके साथ ही कांग्रेस राहुल गांधी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि राहुल ने विदेशी धरती से भारत का अपमान किया है, जिस पर कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह को अधिकार है कि वो कुछ भी करें, मंच से लंबे लंबे भाषण फेंके जैसे वो 2014 से पहले भी फेंकते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की हत्या आए दिन हो रही है। मुख्यमंत्री ने उनको अधिकार है कि वो कुछ भी क्लेम करें, उनको अधिकार है कि वो मंचों से लंबी लंबी फेंकें जैसी वो 2014 से पहले से फेंकते चले आ रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटीज, 2 करोड़ नौकरियां, काला धन वापसी, कहीं ना कहीं इतने सारे सपने उन्होंने मंचों से लोगों को दिखाए हैं कि धीरे धीरे वो बेनकाब हो रहे हैं। लोगों की समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भाषण ही उसका शासन है और करना इन्होंने धरातल पर कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र रसातल पर जा रहा है, संविधान की हत्या आए दिन हो रही है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि 1 साल का सत्तारूढ़ दल का कार्यकाल अभी तक रहा है, वो अपने आप में राजनीतिक भूचाल लाने वाला था। चाहे उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हो, अंकिता हत्याकांड हो, विपिन रावत हत्याकांड हो, विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला हो, इसके अलावा जोशीमठ भूधसाव हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कार्यकर्ता आपको सड़कों पर दिखा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ता के एक बयान से जो उसका मनोबल है वो शून्य पर पहुंच जाता है। इनका गंभीर संज्ञान हमारे हाईकमान ने लिया है। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हाईकमान सख्त रुख अख्तियार किए हुए। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड के लिए एक जांच समिति का गठन भी किया गया है, जो कि बयानों की समीक्षा करेगी। हमारी प्रति व्यक्ति आय इतनी हो गई है। देखिए 2022 का जब हम विधानसभा चुनाव हारे, एक तरह से जीत हमारे दरवाजे तक आ गई थी और अचानक से कार्यकर्ता हताश और निराश हो गया जब खबर कुछ दूसरी ही आई। जब सत्ता हमारे हाथ से खिसकी तो उसके बाद कार्यकर्ताओं के मनोबल को जिंदा रखना, उसको ऊर्जा देना प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़ी चुनौती थी। ऐसे में आपने देखा जो 1 साल का सत्तारूढ़ दल का कार्यकाल रहा वो अपने आप में राजनीतिक भूचाल लाने वाला था। चाहे भर्ती घोटाले हो, अंकिता हत्याकांड हो, विपिन रावत हत्याकांड हो, विधानसभा बैकडोर नियुक्ति हो, जोशीमठ भूधसाव हो, मेरी वो नीचे हो रही शुगर, उसको बता देते हैं हमारी प्रति व्यक्ति आय। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की लड़ाई एशले हॉल चौक तक ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के हर चौक तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब चाहे दिल्ली से प्रभारी हो या फिर पर्यवेक्षक किसी को भी भेजा जाए तो भी कांग्रेस के अनुशासनहीनता का मामला हल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अपने आप को कोई नेता मानता ही नहीं है, सभी अपने स्वार्थ तक ही सीमित हैं। संगठन में जिस तरह से समन्वय होना चाहिए वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है वो आज मैं कहूंगी कि एसले हॉल चौक तक ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के सभी चौकों तक पहुंच चुकी है। और दूसरी बात ये है कि अब दिल्ली से चाहे पर्यवेक्षक को भेजा जाए, प्रभारियों को भेजा जाए या खुद इनके जो युवराज हैं वो भी अगर प्रदेश में आ जाते हैं तो भी इनके जो अनुशासनहीनता के जो मसले हैं वो खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि ये एक दूसरे को नेता मानते ही नहीं। वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से भाजपा का परचम लहराने के लिए पार्टी ने रणनीतिक तौर पर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कल ही भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी देहरादून आए थे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि भाजपा जिन बूथों पर कमजोर रही है वहां पार्टी सांसदों को 1-1 माह तक प्रवास का जिम्मा सौंपा गया है। कल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसदों एवं संगठन की बैठक ली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पास
के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। निकाय और लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सांसदों के कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए जिला स्तर पर एक पदाधिकारी को जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के संबंध में भी विमर्श किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शाम को ही कल सभी सांसदों की बैठक भी ली है और जितने भी हमारे जो कमजोर बूथ है या जहां पे हम लोग जो है जीत नहीं पाए थे उन पर हमारा फोकस रहेगा और आने वाली लोकसभा चुनाव में हमारा जो सांसदों का है वो हर महीने जो है 15 दिन उन बूथों पे कार्य करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर बूथ पर हम अपने चुनाव को जीते। इसीलिए माननीय प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत जी ने भी हमें निर्देशित किया था और यही हम अभियान लेके आगे जाएंगे। वहीं पौड़ी के पोखरा इलाके के 2 युवकों की आग लगने से मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों युवक जंगल की आग बुझाने के दौरान वनाग्नि में झुलस गए। आग में झुलसने से 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं युवक अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से दोस्त के गांव सेडिया खाल आए हुए थे। हादसे की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। इस हादसे में 26 वर्षीय कुलदीप नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे 22 वर्षीय युवक विकास को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन हायर सेंटर अस्पताल में पहुंचने से पहले ही रास्ते में दूसरे युवक की भी मौत हो गई। वहीं इस घटना पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र रावत ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ट्वीट करके हादसे की जानकारी देते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की है। मेरी विधानसभा क्षेत्र चौबटाखाल तहसील के कुंडली गांव के जंगल में लगी आग बुझाने के दौरान हुए हादसे से मैं व्यक्तिगत रूप से बेहद दुखी हूं। इस हृदय विदारक घटना में कुंडली गांव निवासी कुलदीप कुमार और सेड़ियाखाल निवासी विकास सिंह की आग बुझाने के दौरान बुरी तरह झुलसने से मृत्यु हो गई है। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल और एसडीएम चौबटाखाल को घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैं मृतक दोनों बहादुर युवकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमको 8:30 बजे क्षेत्रीय कर्मचारियों को सूचना मिली कि एक अग्नि दुर्घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। उसके बाद क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा मौके पर जांच की गई तो एक अग्नि दुर्घटना का प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि अग्नि दुर्घटना हुई है और जो क्षेत्र है वो सिविल क्षेत्र है। 2 युवक, एक युवक जो कुलदीप नौडियाल है, उम्र 26 साल, रहने वाले सेडिया खाल के हैं, और दूसरे जो युवक है विकास रावत, स्वर्गीय श्री विकास रावत, उम्र 22 साल, ये भी सेडिया खाल के रहने वाले हैं। इनकी मृत्यु हो गई है और यह जो क्षेत्र है ये सिविल वन क्षेत्र में आता है। ये लगभग आरक्षित वन क्षेत्र से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पोखरा क्षेत्र में जो हमारे 2 युवा वनाग्नि का शिकार हुए हैं और दोनों युवा जो है इस दुनिया में नहीं रहे और बहुत ही दुखद उनके परिवार के साथ जो है ये हादसा हुआ है और हमारा जो है सरकार से ये हमारी मांग है कि उनको जो है उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए, वो मुआवजा दिया जाए। और अगर सरकार के हाथ में जो है काफी चीजें हैं तो अगर उनके परिवार से एक व्यक्ति को अगर रोजगार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।